दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड का जो डेट फंड्स पार्ट है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। एक चीज आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड जो इक्विटी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उसके मैंने 7 पार्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, मतलब इक्विटी में अगर आपको पैसा लगाना है और आप कोई ऐसा अच्छा म्यूचुअल फंड देखना चाह रहे हो तो उस चीज को डिटेल से विद एग्जांपल आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं वो, कहां कहां आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना कितना रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद होती है, सारी चीजें मैंने सातों की सातों वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है डेट फंड्स के ऊपर। तो बिना देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि डेट फंड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स के जो सब पार्ट हैं वो क्या है। डेट फंड्स का टॉपिक शुरू करने से पहले एक वर्ड है रेपो रेट, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि रेपो रेट वर्ड के बारे में अगर आपने डिटेल से नहीं समझा तो जो डेट फंड्स का जो टॉपिक है पूरा आपके एकदम ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझना, आपको ये टॉपिक समझने से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो डेट फंड्स के अंदर क्या है, एक रेपो रेट होता है। रेपो रेट के बारे में आपको बताता हूं। जब आरबीआई रेपो रेट निर्धारित करती है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, समय समय के ऊपर आप जैसे न्यूज भी पढ़ते हो टाइम टाइम के ऊपर कि आज अभी रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या होता है, बैंक के ब्याज दर बढ़ा देते हैं। रेपो रेट अगर आरबीआई घटा देता है तो बैंक्स क्या करते हैं, ब्याज दर को कम कर देते हैं। ये एक्चुअल में रेपो रेट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई रेपो रेट कब बढ़ाता है, जब मार्केट के अंदर लोग खर्च ज्यादा करने लग जाते हैं, मतलब लोगों के पास में ज्यादा पैसा आ जाता है, वो खर्चा ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर आरबीआई को उस खर्चे को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाना होता है। ठीक है, अब उससे इफेक्ट कैसे पड़ता है, मतलब जो खर्चा है वो कम कैसे होता है, कंट्रोल में कैसे आता है, वो तरीका बताता हूं। जब रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया तो बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई से जब पैसा उधार लेते हैं तो उस उधार लिए हुए पैसे के ऊपर ब्याज बैंक को, आरबीआई को ज्यादा देना पड़ता है। समझ गए, आप बैंक से पैसा लेते हो ना, आप लोन लेते हो तो उसके बदले में आप बैंक को ब्याज देते हो। सेम चीज बैंक करते हैं। जब बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। ठीक है, आरबीआई से उन्होंने पैसा उठा लिया। अगर रेपो रेट ज्यादा है, मतलब आरबीआई ब्याज दरें अगर हाई कर देती है तो जो बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है उसके ऊपर बैंक को हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जब बैंक हाई इंटरेस्ट आरबीआई को देगा, जो आरबीआई से पैसा ले रहा है उसका, तो बैंक जब कस्टमर को अगर लोन देता है तो उसके ऊपर कस्टमर से भी तो हाई ब्याज लेगा ना। तो रेपो रेट का बढ़ाने का मतलब यही होता है कि जब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देता है तो बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं, उनको ब्याज दरें ज्यादा देनी पड़ती हैं। उस वजह से लोग हैं बैंकों से लोन कम लेते हैं। ठीक है, लोन कम लेंगे तो खर्चे भी कम होंगे, खर्चे कम होंगे तो जो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर जो पैसा खर्च ज्यादा हो रहा था वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बोलते हैं महंगाई को कंट्रोल करना। अब मैं बात करता हूं रेपो रेट को कम करना। रेपो रेट कम करने का मतलब होता है, बैंक अगर आरबीआई से आज कोई पैसा लेता है 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, उसके ऊपर रेपो रेट अगर कम है तो कम ब्याज दर उसको देना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर। ठीक है, उसको ब्याज बहुत कम देना पड़ेगा। अगर बैंक ही आरबीआई से अगर सस्ते ब्याज दर में पैसा उठा पा रहा है तो वो पैसा बैंक क्या करता है, कस्टमर को सस्ते ब्याज दरों पे ही एज ए लोन देता है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, लोन ज्यादा लेते हैं लोग क्योंकि ब्याज बहुत कम लग रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रेपो रेट का कम होना। और जब लोग ज्यादा लोन लेंगे बैंकों से, ब्याज दरें सस्ती होंगी तो खर्च ज्यादा हो रहा है, तो लोगों का जो खर्च है मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो रेपो रेट का कम होने का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड और होता है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट में मैंने आपको बता दिया कि बैंक से आरबीआई से पैसा लेते हैं उधार में। ठीक है,
रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है, जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो क्या होता है, बैंकों के पास में जो नकदी होती है, मतलब बैंक्स का जो सेविंग अमाउंट होता है, वो पैसा एज ए सिक्योरिटी, जैसे आप एफडी में डालते हो वैसे बैंक अपना सेविंग पैसा एज ए सिक्योरिटी आरबीआई में डाल देते हैं। और रिवर्स रेपो रेट जब हाई होगा तो मतलब बैंकों को खुद के सेविंग का जो पैसा आरबीआई में डाला उसके ऊपर ब्याज हाई मिलेगा। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट का कम होने का मतलब एकदम इसका वाइस वर्सा है। बैंकों ने अगर अपना सेविंग का पैसा अगर आरबीआई में डाल दिया तो उनको रिवर्स रेपो रेट कम होने की वजह से इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो बैंक क्या करते हैं, उस टाइम पर पैसा आरबीआई में अपना जमा नहीं करते। ठीक है, वो लोगों को लोन देना पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम है। जो पैसा एज ए सिक्योरिटी वो आरबीआई में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो उसके ऊपर ब्याज कम मिलता है, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो उसके ऊपर ब्याज आरबीआई बैंकों को ज्यादा देगा। ठीक है, कौन सा ब्याज, जो पैसा बैंकों ने आरबीआई के अंदर जमा किया है उसके ऊपर। ठीक है, अब मोटा मोटी आपको यह समझ में आए कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट का मतलब होता है कि ब्याज दरें बढ़ाना और ब्याज दरें घटाना। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं, उसके ऊपर उनको आरबीआई फिक्स्ड ब्याज देता है। और रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई बैंकों को पैसा देता है ब्याज पे। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेट जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है और कहां का इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, आप अपना पैसा किसी को उधार देते हो, उसके बदले में आपको ब्याज के साथ में आपका पैसा मिल जाता है। ठीक है, ये जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, तीसरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स का क्या होता है, जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू होते हैं, किसके थ्रू इश्यू होते हैं, आरबीआई के थ्रू इश्यू होते हैं। मतलब सरकार को जब कोई भी सरकार की परियोजना होगी, ठीक है, या सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ डेवलपमेंट करने के पर्पज से जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स इश्यू करती है। बॉन्ड्स इश्यू का मतलब लोगों को वो बता दे कि भाई हम बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं, 100 रुपए का बॉन्ड है, 97 रुपए हम आपको दे रहे हैं। जब उसका मैच्योरिटी टाइम भी साथ में गवर्नमेंट देगी कि 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, उस मैच्योरिटी टाइम के हिसाब से आपको जब वो बॉन्ड वापस गवर्नमेंट लेगी या मैच्योरिटी हो जाएगी बॉन्ड की, तो जो 100 रुपए का बॉन्ड 97 में आपने परचेज किया था वहां आपको उसके 100 रुपए मिल जाएंगे अब कंप्लीट। ठीक है, तो यही होता है इस फंड्स के अंदर। तो डेट फंड्स का मोटा मोटी मतलब यही होता है कि इसके अंदर पूरा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, उनके थ्रू आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, एकदम फिक्स्ड ब्याज मिलता है। ठीक है, तो अभी इसके कौन से पार्ट्स हैं उसकी हमें बात करते हैं। ठीक है, ये एक रेगुलर इनकम का रिसोर्स है। अगर आप बिना रिस्क लिए अगर कोई इनकम कमाना चाहते हो तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता हूं, डेट फंड्स। मैं आपको सिर्फ एज ए नॉलेज आपको बता रहा हूं। अगर आपको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, विदाउट रिस्क चाहिए, इसके अंदर भी रिस्क कम और ज्यादा के फैक्टर हैं। ठीक है, तो कम रिस्क के फैक्टर के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको डेट फंड्स है वो कंसीडर आप कर सकते हो। ठीक है, और डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स के 2 टॉपिक हैं प्रेजेंट के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले जुलाई में एक जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है, उसने डेट फंड्स लॉन्च किए थे। अभी करंट के अंदर सेम कंपनी ने अगस्त के इसी महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के भी लॉन्च किए हैं, तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। आप वो वीडियो देख के भी वहां इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो पहले वहां चीजें देख के समझ सकते हो कि एक्चुअल में होते क्या हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कहां का होगा। ठीक है, तो जो डेट फंड्स होते हैं इसके जो सब पार्ट है उसकी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, कौन से सब पार्ट होते हैं डेट फंड के। सबसे पहले होता है लिक्विड फंड्स। ये सारे डेट फंड्स के टाइप हैं। आप डेट फंड्स के किसी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, ये नाम आपको जहां भी दिखाई दें सबसे पहले माइंड में सेट कर लेना कि ये डेट फंड है। यहां आपको रिटर्न जो पहले कमिट किया जा रहा है उसके अनुसार आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मतलब आप किसी को अपना पैसा उधार दे रहे हो, कोई कंपनी आपसे एज ए बॉन्ड आपको इशू कर दे रही है और आपसे पैसा उधार में ले रही है, साथ में आपको उसके ब्याज के साथ में जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको वो पैसा मैच्योरिटी का वो होने के बाद ब्याज के साथ में वो पैसा आपको दे देगी। ठीक है, तो एक जो डेट फंड्स है उसका पहला है लिक्विड फंड्स, दूसरा है
अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, ठीक है। तीसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। चौथा है मीडियम ड्यूरेशन फंड्स। पांचवा है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। छठा है गिल्ट फंड्स। सातवां है क्रेडिट रिस्क फंड्स। आठवां है कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स और नौवां है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, ठीक है। ये डेट फंड्स के सब पार्ट हैं। अभी मैं एक एक करके इन सब पार्ट्स को डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन से सब पार्ट्स का क्या मतलब है, उसके अनुसार कौन से म्यूचुअल फंड ने अब तक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उसका बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है, ये सारी चीजों का अब हम इस वीडियो के अंदर आगे बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, लिक्विड फंड्स। ये डेट फंड्स का सबसे फर्स्ट सब पार्ट है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका जो मैच्योरिटी टाइम है वो क्या होता है, 91 डेज के अंदर का होता है, ठीक है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका मैच्योरिटी टाइम 91 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो पैसा है वो कहां का इन्वेस्टमेंट होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, उस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको मैं बताता हूं। इसके अंदर क्या क्या आता है, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, ठीक है। उसके ऊपर एक फिक्स्ड रिटर्न आपको देने का वो कमिटमेंट करती है। अगर आप वहां उनके ट्रेजरी बिल परचेज करते हो तो जो कमिटमेंट उन्होंने किया है मैच्योरिटी होने के बाद 91 डेज का उसका मैच्योरिटी टाइम होता है। जब मैच्योरिटी होने के बाद में आपको उस फिक्स्ड रिटर्न के साथ में आपका मूल अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कमर्शियल पेपर्स। इसके अंदर क्या होता है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस होगी, ठीक है, और टीसीआई होगी और ये जो टाटा होगी, बड़ी बड़ी कंपनियों को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करती हैं वो, कॉमर्शियल पेपर, मतलब बड़ी कंपनियां अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी इनको हम बोल सकते हैं, बड़ी कंपनियां कॉमर्शियल पेपर्स इशू करती हैं, ठीक है, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज, ठीक है, वो इशू करती हैं। सेम चीज इसके अंदर है, आपको कमिटेड जो फिक्स्ड रिटर्न है वो आपको बताते हैं, वो उस हिसाब से आप ये परचेज कर सकते हो और मैच्योरिटी पे आपको उस कमिटेड रिटर्न के साथ में आपका पैसा मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये बैंकों को जब पैसे की जरूरत होती है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मतलब 91 डेज के अंदर अंदर मैच्योरिटी टाइम होता है इसका, उस हिसाब से एज ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं बैंक, उसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और सेम चीज कमिटेड आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वो, ठीक है, कमिटेड ब्याज आपको देते हैं मैच्योरिटी पे, आपका मूल अमाउंट के साथ में वो ब्याज आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ये भी एक तरह का लोन ही होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी आपके पास में वो गिरवी रखते हैं चीजों को, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप एक कमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एक कमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज आपका जो मूल अमाउंट है जो आप उनको देना चाह रहे हो उसके बदले में आपको मैच्योरिटी टाइम पे मूल अमाउंट के साथ में जो ब्याज उन्होंने कमिटमेंट किया था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सारे यही होते हैं, इनके थ्रू आपका पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला, किसके अंदर, लिक्विड फंड्स के अंदर, ठीक है। अब एक एग्जांपल से आप समझ लो, आपको चीजें थोड़ी सी और एकदम क्लियरिटी हो जाएंगी। आपके पास में अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, 1-2 महीने के लिए अगर आप पैसा रखना चाह रहे हो या किसी आने वाले टाइम में 1 या 2 महीने के अंदर आपको कुछ खर्च आपको करना है, वो पैसा आपके पास में अभी रखा हुआ है, तो आप वो पैसा लिक्विड फंड्स के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि आपको वहां पे जो बैंक के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, बेहतर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वहां पे, ठीक है, उससे बड़ी आपको मिलेगा, प्लस जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम आप अपना पैसा वो निकाल पाओगे। अब इसके लिए जो 91 डेज का जो ड्यूरेशन है, अगर आपको 2-3 महीने में कुछ खर्चा करना है तो वो पैसा आप इस म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जो ही 3 महीने बाद रिक्वायरमेंट पड़ी तब तक मैच्योरिटी हो जाएगी, वो पैसा निकाल के आप यूज कर लो, प्लस आपको उसका कुछ ब्याज ही मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पिछले साल बेटर रिटर्न दिया और कितना % रिटर्न दिया है इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर की जिज्ञासा होगी कि रिटर्न मिलेगा कितना,
तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो नॉर्मली रिटर्न होता है CAGR के अंदर सालाना, इसके अंदर कितना रिटर्न मिला है उसकी मैं बात करने वाला हूं। सालाना को कैलकुलेट करते हैं, 91 का ड्यूरेशन है महीनों के अंदर, ठीक है। तो बैंक का आप देख लेना सालाना ब्याज कितना मिलता है और म्यूचुअल फंड में आपको कितना मिला है। तो सबसे पहला है HDFC का लिक्विड फंड्स, दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड्स। इसमें HDFC ने कितना दिया है 7.34% और ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड्स ने कितना दिया है 7.40%। अब यहां पे इनका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है CRISIL। किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर जहां म्यूचुअल फंड का नाम आ गया वहां उसका एक बेंचमार्क इंडेक्स मिलेगा। वो बेंचमार्क इंडेक्स यूज होता है किसके लिए, उसका रिटर्न नापने के लिए, हिसाब से उसका रिटर्न आप कैसे मापोगे, ठीक है। तो यहां पे ये जो लिक्विड फंड्स है इसका टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं इस टॉपिक के साथ में वीडियो इधर ही समाप्त करता हूं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।